जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तूरीण हुए। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे, करने थे उदधि पार, मन ही मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रहे नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हीम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे। कृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल। कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी ये दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम। अयोध्या रेडियो 90.8 FM पर आप सुन रहे हैं आरजे सुजाता को। मैं आपको सुना रही हूँ 1857 अवध का मुक्ति संग्राम से गदर में लखनऊ के जौहर। 8 अप्रैल 1857 को बंगाल रेजिमेंट में मंगल पांडे की फांसी के बाद मेरठ में 34 रेजिमेंट के सूबेदार को गुप्त सभाएं करने के लिए सजा दी गई। और जब अंग्रेजों को पता चला कि 19वीं तथा 34वीं रेजिमेंट गुप्त रूप से क्रांति की तैयारी कर रही हैं, तो उन्हें शस्त्रहीन कर दिया गया था। लेकिन इसी के साथ कुछ गोरी चमड़ी वालों को सुझा कि देखें, क्या वाकई इन कारतूसों को सिपाही इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। 6 मई को उन्होंने घुड़सवारों की एक कंपनी को कारतूस मुंह से काटने का हुक्म दिया। 90 सिपाहियों में से केवल 5 ने कारतूस दांत से काटे। जनरल को ये सूचना मिलते ही उसने उन बाकी 85 सैनिकों के लिए 8-10 वर्ष के कठिन कारावास का दंड घोषित किया। 9 मई को सारी सेना की परेड के सामने उन 85 सैनिकों के पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं। अन्य भारतीयों का खून खौल रहा था, लेकिन सामने पीछे अगल बगल अंग्रेज सैनिक और तोपखाना खड़ा था। वे खून का घूंट पीकर अपनी बैरकों में लौट गए। रात में सभाएं हुई, क्या 30 मई तक हम रुके हैं और तब तक अपने भाइयों का उत्पीड़न जारी रहने दिया जाए? निश्चय हुआ नहीं। दूसरे दिन इतवार था। फौरन दिल्ली संदेश भेज दिया गया कि हम दिल्ली 11 या 12 मई को पहुंच रहे हैं, सब ठीक रखो। 10 मई को जिस समय अंग्रेज अपने परिवारों के साथ चर्च में जा रहे थे और चर्च के घंटे बोल रहे थे, उसी समय नगर में हजारों नागरिक अपने टूटे फूटे हथियारों से लैस जमा हो रहे थे। 5 बजे सैनिक क्षेत्र में आकाश गूंज उठा, मारो फिरंगी को। एक घुड़सवार ने सबसे पहले जेल पर हमला किया। जेलर भी तो उसमें शामिल था। जेल के फाटक खुल गए और वे 85 वीर मुक्ति संग्राम में अपनी भूमिका निभाने के लिए बाहर निकले। योजना के अनुसार मारकाट शुरू होते ही दिल्ली जाने वाले टेलीग्राफ तार काट दिए गए और रेलवे लाइन पर पहरा बैठा दिया गया। क्रांति के लिए मेरठ संभवतः आखिरी स्थान होता, क्योंकि वहां अंग्रेजों की सेना सबसे अधिक थी। उनका तोपखाना भी था, लेकिन परिस्थितियों वश वो वहीं शुरू हुई तो दिखाई पड़ा कि अंग्रेज कितना घबरा गए। अफसरों की मारकाट के बाद भारतीय सैनिक दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए, लेकिन अंग्रेजी सेना और तोपखाना रात भर चुप बैठे रहे। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। 11 मई को दिल्ली के दीवाने खास में जिस समय बहादुर शाह सैनिकों से ये कह रहे थे कि मेरे पास खजाना नहीं है, तुम्हें कोई वेतन नहीं मिलेगा, और सिपाही जवाब दे रहे थे, हम अंग्रेजों के खजाने का सारा रुपया आपके चरणों में भेंट करेंगे, उस समय दिल्ली की जनता भी उनका साथ देने की तैयारी कर रही थी। नगर में अंग्रेजों का कत्लेआम शुरू हो गया था। मेरठ के विद्रोह और दिल्ली विजय के समाचारों के साथ अलीगढ़ और नसीराबाद में, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और बदायूं में, बनारस और इलाहाबाद में भी संघर्ष आरंभ हो गया। लेकिन कानपुर में नाना साहब के आदेशानुसार मूल तारीख 30 मई तक ये काम रुका रहा। 10 मई को ही मेरठ में विद्रोह आरंभ हो गया। ये समाचार जिसने सुना सिर पीट लिया। मौलवी अहमदुल्ला शाह और राजा बालकृष्ण राव की नींद हराम हो गई। तय हुआ था कि 30 मई 1857 की रात 9 बजे तोप छूटते ही भारत की सब चौकियों में विद्रोह आरंभ हो जाएगा। पर समय से 20 दिन पहले विद्रोह के आरंभ ने सारी योजना को मटियामेट कर दिया। विद्रोह आरंभ जो हुआ तो हो ही गया। एक के बाद एक चौकी में आग लगती गई। पर उसी दिन लखनऊ ने यह महत्वपूर्ण निश्चय किया कि यहाँ जल्दबाजी न होगी। 30 मई को रात 9 बजे ही विद्रोह होगा, उससे 1 मिनट पहले नहीं। तब तक अंग्रेजी रेजिडेंट और अफसरों का हर हुक्म माना जाएगा, वफादारी का पूरा पूरा सबूत दिया जाएगा। 12 मई को सर हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ वासियों को एक सभा में तकरीर की। विद्रोहियों के प्रति काफी विषमन किया, पर किसी ने चू न की। अनुशासन के प्रति ये आस्था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने बच्चे बच्चे के दिल में उतार दी थी। लखनऊ की शांति पर बाहर वालों को आश्चर्य था, पर यह शांति उस आंधी के पूर्व की शांति थी जिसका जोर 30 मई के दिन दिखाई पड़ा। इस बीच नाना साहब और मौलवी साहब के दौरे बराबर जारी थे। 30 मई आई तो मंदिरों मस्जिदों की सभाओं से पूरी हिदायत लेकर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी घरों की दीवारों में छेद बनाकर बंदूकों की नली लगाए बेसब्री से 9 बजे की तोप छूटने का इंतजार करने लगे। उधर तोप छूटी और इधर 71 नंबर पलटन की सब बंदूकें एक साथ दग उठी। ये पूरे शहर को मुस्तैद करने का सिग्नल था, जो अंग्रेज जहां मिला मौत की घाट उतार दिया गया। रेजिडेंसी से संबंधित सारे तार काट दिए गए। 71 नंबर पलटन का दमन करने के लिए लॉरेंस साहब और 2 अन्य अंग्रेज अफसर 7 नंबर हिंदुस्तानी घुड़सवार पलटन को लेकर
रवाना हुए। पर जो ही पलटन 76 मंजिल के सामने पहुंची, बाईं ओर का यूनियन जैक अकस्मात मानो जादू से उड़ गया और उसकी जगह सुनहले तारों से कढ़ा हुआ हरा झंडा लहराने लगा। सैनिकों ने नारा लगाया, सम्राट बहादुर शाह की जय। लॉरेंस और 2 अफसरों को भागते भागते जान के लाले पड़ गए। अवध की राजधानी पर हरा झंडा लहराने लगा। इतिहास का ये अध्याय क्या भुलाया जा सकता था कि जिस दिन अंग्रेजों की चाल में आकर अवध के नवाब वजीर स्वतंत्र नवाब बनने का ख्वाब देखने लगे थे, वहीं अवध के दुर्दिन का प्रारंभ था। इसलिए अब अवध ने अपने को दिल्ली के अधीन स्वतंत्र राज्य घोषित किया। 5 जुलाई को नवाब वाजिद अली शाह के नाबालिग पुत्र बिरजिस कद्र को नवाब वजीर बनाया गया। बेगम हजरत महल ने संरक्षिका के रूप में शासन का कार्यभार संभाला। शासन के सुचारू संचालन के लिए एक समिति भी बनाई गई। गेहंडा, बहराइच, भटिंडा, सिकरोरा, मेलापुर, सीतापुर, उन्नाव और रायबरेली से अंग्रेज खदेड़े जा चुके थे। अब सम्राट बहादुर शाह के पास अनेक बहुमूल्य उपहारों सहित संदेश भेजा गया। बेगम ने एक फरमान और निकाला कि अंग्रेज स्त्रियों और बालकों पर कोई हाथ न उठाए। इस आदेश का अक्षरशः पालन किया गया और अंग्रेज कहाँ थे? 10 मई को मेरठ में विद्रोह की खबर पाकर वे इतने घबराए थे कि वे सब अंग्रेज अफसर से लेकर चपरासी तक मच्छी भवन और बेलीगारत पे पहुंच गए थे और कंपनी सरकार की सारी नमक हलाल फौज उनकी रक्षा कर रही थी। उधर 28 जून को खबर मिली कि नाना साहब की सेना ने कानपुर से अंग्रेज सेना को खदेड़ दिया। चिन्हट में अवध की सुप्रसिद्ध छावनी थी। उसे अपनी कारगुजारी दिखाने का मौका योजना के मुताबिक एक दिन बाद मिला। 30 जून के दिन चिन्हट का युद्ध हुआ और हेनरी लॉरेंस की नमक हलाल फौज बुरी तरह परास्त हुई। प्यास से तड़पते हुए अंग्रेज घुड़सवार मरते खपते रेजिडेंसी की ओर भागे। मुसलमान भिश्तियों ने फौज को पानी पहुंचाने से इनकार कर दिया। भारतीय सेना कुकरायल के उस पार थी। उसने पीछा किया। अंग्रेज घुड़सवार बेलीगारत तक पहुंच तो गए, पर आधे से अधिक रास्ते में मौत के घाट उतार दिए गए। मच्छी भवन 13 मई से अंग्रेजों का अड्डा था। घुड़सवारों का पीछा करते हुए चिन्हट की विजयी सेना मच्छी भवन पहुंची और मच्छी भवन पर आजाद फौज ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों से भागते भी न बना। अंग्रेज अफसरों के निजी कागजात से पता चलता है कि अंग्रेजों को उस दिन की मृत्यु संख्या का अनुमान नहीं किया जा सकता। अब सिर्फ बेलीगारत बचा। वहां कोहराम बचा था। मातम हो रहा था। प्रत्येक नवांगुत अंग्रेज कुछ कुसंवाद की लाता थे। पूरे अवध में अंग्रेजों के लिए पांव धरने की जगह थी तो सिर्फ रेजिडेंसी में, और वहां तिल धरने को भी जगह न थी। 20 जुलाई को आजाद फौज ने रेजिडेंसी घेर ली। गोलियों और गोलों की वर्षा से अधिकांश भाग खंडहर हो गया। दीवारें छलनी हो गई। भारतीय सेना ने रेजिडेंसी में घुसने का प्रयत्न नहीं किया। सोचा गया कि रसद न रह जाएगी तो अंग्रेज आत्मसमर्पण कर देंगे। उधर अंग्रेज हैवलॉक के आने की राह देख रहे थे। हैवलॉक भी कानपुर से लखनऊ पहुंचने की जल्दी में था, पर पहुंचने पाता तब ना। अवध की एक एक इंच भूमि उसके लिए पहाड़ बन गई थी। गंगा तो उसने 29 जुलाई को ही पार कर ली, पर गंगा के इस पार प्रत्येक गांव में हरा झंडा लहरा रहा था। सभी को मौत के घाट उतारे बिना आगे बढ़ना भी मुमकिन नहीं था। उन्नाव तक वो किसी प्रकार पहुंचा। इसके बाद सामना था छोटे से गांव बशीरतगंज के निवासियों द्वारा अपने आप बनाई गई आजाद फौज से। 1500 अंग्रेजों सैनिकों को लेकर हैवलॉक साहब आ रहे थे। 800 इस युद्ध में मारे गए। जो बचे उनमें आगे बढ़ने का न दम था न साहस। हारकर हैवलॉक ने मगरवारा में शरण ली और वहीं 11 अगस्त तक छावनी डाले पड़े रहे। कानपुर से कर्नल नील ने समाचार भेजा कि नाना साहब ने महाराजा सागर और ग्वालियर नरेश की मदद पा ली है और कानपुर पर अधिकार कर लिया है। हैवलॉक वापस लौटे और 12 अगस्त को कानपुर पहुंचे। ब्रिटिश सेना इस समय बड़े संकट में थी। अवध गुड़ भरा हंसिया हो गया था। न निगलते बनता था न उगलते। हैवलॉक ने कलकत्ते को पत्र लिखा कि यदि शीघ्र ही फौज मदद न मिली तो हमें लखनऊ क्या कानपुर से भी निराश होकर इलाहाबाद लौट जाना पड़ेगा। इधर रेजिडेंसी में निर्जला एकादशी चल रही थी। दृश्य मुहर्रम का था। अंग्रेजों ने दोबारा 20 सितंबर को लखनऊ की ओर मुँह किया। बशीरतगंज की फौज ने इस बार आलमबाग के दुर्ग पर अड्डा जमाया। 23 सितंबर को पहले से कई गुना संख्या में अंग्रेज सेना सिख सैनिकों को साथ लेकर आलमबाग पहुंची। 3 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। 25 सितंबर को अंतिम बार अंग्रेज फौज ने जोर लगाया। इस दुर्ग पर 23 नवंबर तक युद्ध होता रहा और ब्रिटिश सेना रेल की पटरी पार न कर सकी। सेना की काफी क्षति हुई। सहसा पता चला कि तात्या टोपी की सेना ने कानपुर को घेर लिया। ब्रिटिश सेना फिर कानपुर चली गई। लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह, रायबरेली के राणा वेड़ी माधव, गोंडा के राजा देवी बख्श सिंह कर रहे थे। मौलवी का सैन्य संचालन और राजा बालकृष्ण राव का शासन प्रबंध आज तक प्रसिद्ध है। नवाब गाजिउद्दीन हैदर ने नेपाल युद्ध के लिए कंपनी को 2.5 करोड़ रुपया कर्ज दिया था। नेपाल ने अब कसर निकाली। जंग बहादुर के नेतृत्व में
जंग बहादुर के नेतृत्व में नेपाली सेना लखनऊ की ओर चल दी। नेपाली फौज की दुर्गति रास्ते में ही हो गई। मार्ग में अंबरपुर का दुर्ग था, वहां केवल 34 भारतीय सैनिक थे। इस दुर्ग ने नेपाली सेना को प्रायः 1 सप्ताह तक रोक के रखा। दुर्ग पर नेपाली सेना का अधिकार तब हुआ जब अंदर एक भी सैनिक जीवित नहीं बचा। 200 से अधिक नेपाली सैनिक खेत रहे। दूसरा दुर्ग पड़ा दौरारा। यहाँ नेपाली सेना के पहले से अधिक दुर्गति हुई। किला फतेह तो हुआ पर हाथ लगी सिर्फ दीवारें। अंदर एक भी व्यक्ति जीवित न था। खाद्य और युद्ध सामग्री भी पहले ही नष्ट कर दी गई थी। इस प्रकार गांवों को जलाती, लूटपाट, अत्याचार करती नेपाली सेना 11 मार्च को लखनऊ पहुंची। यहाँ उसका मौलवी अहमदुल्ला शाह की सेना से युद्ध हुआ। उधर बेलीगारद में एक भारतीय सैनिक की गोली से 2 जुलाई को घायल सर हेनरी लॉरेंस की 4 जुलाई को मृत्यु हो गई। 15 जनवरी सन 1858 को मौलवी अहमदुल्ला शाह ने कानपुर मार्ग पर ब्रिटिश सेना के खिलाफ छापामार लड़ाई के लिए मोर्चा डाटा, लेकिन उनके इस अभियान की खबर अंग्रेजों को मिल चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने ही उन पर हमला बोल दिया। फिर भी उनके आदमी पूरी बहादुरी से लड़े। इस लड़ाई में मौलवी साहब घायल हो गए। उन्हें कुछ दिनों के लिए सैन्य संचालन से विश्राम लेना पड़ा। 6 मार्च को उट्रम और हडसन की सम्मिलित सेनाएं लखनऊ आ गईं। हडसन ने दिल्ली के शहजादों का खून पीकर अपना हृदय शांत किया था और उसके अत्याचारों ने दिल्ली के लोगों को नादिर शाह की लूट भुला दी थी। वही हडसन आज लखनऊ की सड़कों पर था। संपूर्ण भारत में विद्रोह का दमन हो चुका था। सभी ओर से ब्रिटिश और सिख फौजें लखनऊ की ओर आ रही थी। अब बेगम हजरत महल ने स्वयं घोड़े पर सवार होकर शस्त्र उठाए। अब तक शासन चला रही अंतःपुर की बेगम ने सेना नेत्री का भी स्थान ग्रहण किया। समाचार पाकर उत्साह में भरे लखनऊ की प्रत्येक गली में शास्त्रधारी नर नारियों का समूह उमड़ पड़ा। अन्य बेगमें भी मैदान में थीं। घमासान युद्ध आरंभ हुआ। दिल्ली का अंग्रेज नादिर शाह हडसन किसी बेगम की तलवार से 10 मार्च को मारा गया। लखनऊ ने प्लासी का बदला ना लिया हो, पर दिल्ली का बदला तो ले ही लिया। उन्होंने सैन्य संचालन आरंभ कर दिया, पर अवध से रूठी स्वाधीनता वापस न आई। सब ओर का विद्रोह शांत करके भारत भर की अंग्रेज और सिख सेनाएं लखनऊ के चारों ओर उमड़ पड़ी थी। मई सन 1858 के अंत में अकस्मात खबर मिली कि मौलवी साहब मौलवीगंज में हैं, साथ में बेगम भी हैं। अंग्रेज फौज उधर गई। इधर पता चला कि मौलवी ने सआदतगंज की तरफ से आक्रमण कर दिया है। इन नामों में अजीब जादू था। चौक, सआदतगंज और कैसरबाग अंग्रेजों के काबू से बाहर हो गए। विद्रोह की लहर फिर फैल गई। पाटानाला और सआदतगंज की पूरी आबादी ने हथियार उठा लिए। ऐशबाग उसी लड़ाई में उजाड़ हो गया। अंग्रेजों की जीत तो हुई, पर मौलवी साहब नहीं मिले। इनामों की घोषणा हुई, पर घायल मौलवी का पता न लगा। अब तीसरी बार लखनऊ में खून की नदियां बहीं, चिताएं जली। बशीरतगंज और मौलवीगंज तहस नहस हो गए। मौलवी का पता तब लगा जब पुआया रियासत ने नरेश द्वारा भेजे हुए एक तोहफा ब्रिटिश सेना को मिला। इस तोहफे में मौलवी का कटा हुआ सिर था। मौलवी साहब लखनऊ से निकलकर अपने पुराने मित्र पुआया नरेश के यहाँ गए थे। दोबारा सैन्य संगठन करके वे अवध की स्वाधीनता की बाजी एक बार फिर जीतना चाहते थे। पुआया नरेश राजा जगन्नाथ सिंह पर उनके काफ़ी एहसान थे और नरेश ने सहायता का वादा किया था, लेकिन धोखे में मौलवी का सिर काटकर उन्होंने अपनी मित्रता का हक अदा किया और अपनी वफादारी का सबूत तोहफे के रूप में ब्रिटिश छावनी में भेज दिया। वीर सपूत मौलवी अहमदुल्ला शाह का नाम अवध के इतिहास में सदा अमर रहेगा। पुआया के इस विश्वासघात की तारीख थी 5 जून 1858। रायबरेली और गोंडा में अब भी आग सुलग रही थी। मौलवीगंज, सआदतगंज, पाटानाला चौक और बशीरतगंज को देखकर वे घटनाएं आज भी सजीव हो उठती हैं। कोई स्मारक ना बनवाए, ये मोहल्ले अपने स्मारक आप हैं। आप सुन रहे थे 1857 अवध का मुक्ति संग्राम से गदर में लखनऊ के जौहर। आगे भी हम इस इतिहास को जारी रखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही।